जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव पुनः स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, उम्मीद है आप सब बहुत ही आबाद मस्त जिंदाबाद होंगे। कल के हम अपने टॉपिक में जो है अशोक महान जो मौर्य वंश के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास के शासक रहे हैं, मगध साम्राज्य के बहुत महत्वपूर्ण शासकों में से एक रहे हैं, उनके बारे में कल हम जानकारी ले रहे थे। कल हमने देख लिया था अशोक के बारे में सब कुछ जानकारी मिली थी। आज हम जो है अशोक के प्रचार प्रसार के बारे में धर्म के देखेंगे और उन्होंने कई सारे अभिलेख और शिलालेख जो जारी करवाए थे उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो साथियों, धीरे धीरे करके हम उनके शिलालेख अभिलेख को जो है एक एक करके हम खत्म करते हैं और समझते चलते हैं बड़े ही आसान शब्दों में। उम्मीद है आप कल का वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, वरना आगे आपको समझ में आने में दिक्कत जरूर हो सकती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ यूं ही और अपने नोट्स अपने हाथों से साथ ही तैयार करिए आप सब, और दोहराते चलिए, रिवीजन करते चलिए, समझते चलिए एक एक टॉपिक्स को। यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और एसएससी के लिए ये जो बैच चल रही है, इसमें साथियों जितना मेहनत हमने किया है इस सिलेबस को पूरा करने के लिए, उतनी ही मेहनत आप सभी से तैयार करने के लिए करिए। साथियों, मैं वादा करता हूँ कि अगर आप सब हमारे साथ इस छोटी सी मेहनत को करने को तैयार हैं तो मैं आपको इस पार से उस पार ले जाने का वचन देता हूँ। साथियों, यह सिलेबस इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपके पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 90% क्वेश्चन आपको इसी सिलेबस से मिलेगा। ना तो बाहर से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और अगर देखने को मिलता भी है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं अगर आपने इस सिलेबस को पूरा किया है। तो इसलिए बने रहिए और तैयारी को अपने नया आयाम, बेहतरीन आयाम प्रदान करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को साथियों। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, अशोक के धर्म प्रचारक का वर्णन महावंश से हमें देखने को जो मिलता है, अर्थात बौद्ध धर्म की एक जो ग्रंथ है महावंश जिसका नाम है, महावंश में हमें लिखा हुआ यह मिलता है कि अशोक ने जो धम्म का प्रचार प्रसार किया, धम्म नामक जो अपना धर्म चलाया, उसका प्रसार प्रसार कहाँ पर कैसे किया, उसका वर्णन हमें इस महावंश नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। तो इसमें साथियों बताया गया है कि धर्म प्रचारक कौन रहे, अर्थात अशोक के धर्म का प्रचार किसने किया और देश अर्थात किस देश में किया। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मंझिम का नाम देखने को मिलता है। मंझिम ने जो है हिमालय के क्षेत्र में धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के लिए करने गए। उसके बाद जो है सोन एवं उत्तरा, इन दो शख्स का नाम आता है। ये सुवर्ण भूमि यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देश में जो है ये लोग गए थे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तीसरा नाम हमें मिलता है देखने को रक्षित का। रक्षित जो है वनवासी यानी कर्नाटक क्षेत्र में जो है धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के लिए करने गए थे। और उसके बाद जो नाम आता है चौथा धर्म रक्षित का। धर्म रक्षित जो व्यक्ति थे यह अपरांतक क्षेत्र में गए हुए थे जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने। उसके बाद नाम आता है महारक्षित का। महारक्षित जो है यवन देश की ओर जो है गए हुए थे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उसके बाद आता है अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा जो है ये दोनों भाई बहन श्रीलंका देश में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। यहाँ हमें जो है महावंश से देखने को डिटेल मिलता है। तो इसको आप अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यूपीएससी, पीसीएस, पीटी में बनता रहता है कि कौन कहाँ पर प्रचार करने गया था, तो इसलिए जो है इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद साथियों आगे हमें देखने को मिलता है महेंद्र ने लंका के राजा तिस्य को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यानी महेंद्र और संघमित्रा जो है श्रीलंका में गए हुए थे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। वहीं पर महेंद्र ने जो है वहाँ श्रीलंका के राजा जो तिस्य थे उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा महेंद्र ने प्रदान की थी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि किसी देश के राजा को जो है अपने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की इन लोगों ने। तो किस प्रकार से इन्होंने अपने प्रचार प्रसार को किया आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों उत्तराधिकारियों की अशोक के। तो अशोक के बाद कुणाल, संप्रत, जालौक, वीरसेन, दशरथ और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का उल्लेख मिलता है।
यह जो है अशोक के पश्चात उत्तराधिकारियों में इतने लोग आते हैं। अर्थात अशोक के बाद कुणाल ने शासन किया, फिर संप्रति ने, फिर जालौक ने, फिर वीरसेन ने, फिर दशरथ ने, और फिर सबसे अंतिम जो मौर्य वंश के शासक रहे बृहद्रथ। इतने लोगों ने अशोक के पश्चात जो है अपना शासनकाल चलाया। फिर साथियों 184 BC में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का अंत व शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी 184 BC में पुष्यमित्र शुंग वहाँ के जो ब्राह्मण मंत्री थे, उन्होंने बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक के रूप में बैठे थे मगध की गद्दी पर, उनकी हत्या करके अपने नए वंश शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। उसके बारे में अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखते हैं साथियों अशोक महान के जितने भी अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। तो अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम स्टीफन थैलर महोदय ने खोजा था। यानी अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम स्टीफन थैलर जो कि ब्रिटेन पुरातत्वविद थे, इन्होंने जो है इसे खोजा था। इन्होंने दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था। यह अभिलेख मेरठ में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। यानी कि मध्यकालीन भारत के जो शासक रहे फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने जो है मेरठ से दिल्ली में इस दिल्ली मेरठ अभिलेख को करवा दिया था साथियों। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे। उसके बाद बात आता है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप यानी कलकत्ता टकसाल के अधिकारी जो थे, कलकत्ता टकसाल जहाँ पर पैसा बनता था, छपता था, वहाँ के अधिकारी जो थे जेम्स प्रिसेप, इन्होंने जो है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था। इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस अभिलेख को भी फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। उसके बाद साथियों बात आती है प्रोफेसर DR भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। यानी प्रोफेसर DR भंडारकर जो हैं, इन्होंने अभिलेखों के आधार पर जितने भी अभिलेख अशोक के मिले हैं, उन पर जो लिखे हुए उस वक्त के प्रशासन आदि के बारे में जानकारी है, उसी के आधार पर उन्होंने अशोक के बारे में लिखने का प्रयत्न किया था। उसके बाद बात करते हैं साथियों, तो अभिलेखों की भाषा की अगर बात करें तो जितने भी अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं वो सब प्राकृत भाषा में, उस वक्त के प्रचलित भाषा प्राकृत में देखने को मिलते हैं। अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आर्मेयिक लिपि, यूनानी लिपि, इन लिपियों में हमें जो है अभिलेख देखने को मिलते हैं। उसके बाद साथियों बात करते हैं अशोक के लघु शिलालेख, सभी स्तंभ लेख, गुहा लेख की लिपि ब्राह्मी है। यानी अशोक के जितने लघु शिलालेख हैं, जितने स्तंभ लेख हैं, जितने गुहा लेख हैं, वो सब ब्राह्मी लिपि में जो है लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा में। उसके बाद आगे बात करते हैं साथियों, तो जो शाहवाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है वह हमें खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलती है। सरेकूना अभिलेख कंधार में है, यह हमें यूनानी प्लस आर्मेयिक लिपि में देखने को मिलती है। तक्षशिला अभिलेख जो अशोक का है, यह हमें आर्मेयिक लिपि में देखने को मिलती है। उसके बाद लघमान अभिलेख जो है जलालाबाद में, वह हमें भी आर्मेयिक लिपि में देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कौन सी अभिलेख किस लिपि में देखने को मिलती है। UPSC PET में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद अशोक के समस्त अभिलेखों की अब हम साथियों जानकारी लेते हैं। तो अशोक ने कुछ शिलालेख बनवाए, कुछ स्तंभ लेख बनवाए और कुछ गुहा लेख बनवाए। शिलालेख का मतलब कि बड़े बड़े पत्थरों पर उसने कुछ लिखे, जिसे शिलालेख कहा गया। स्तंभ लेख का अर्थ यह है कि उसने पत्थरों के स्तंभ बनवाए बड़े बड़े और उस पर जो है लेख लिखे। गुहा लेख का अर्थ है कि किन्हीं दीवालों पर जो है उसने चित्रकारिता और लिखावट लिपि के आधार पर जो लिखे, उसे गुहा लेख कहा गया।
तो सबसे पहले साथियों हम देखते हैं शिलालेख के बारे में। अगर हम शिलालेख की बात करें तो शिलालेख उसने दो प्रकार के बनवाए थे, एक दीर्घ शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख यानी कि बड़े बड़े शिलालेख, और लघु शिलालेख यानी कि छोटे शिलालेखों को उसने गढ़वाया था। उसके बाद जो स्तंभ लेख उसने तैयार करवाए, उसमें भी दीर्घ स्तंभ लेख यानी बड़े स्तंभ तैयार करवाए थे, और लघु स्तंभ लेख यानी कि छोटे स्तंभ उसने तैयार करवाए थे। उसके बारे में अब हम आगे देखते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले शिलालेखों की, तो जो दीर्घ शिलालेख थे यह 14 लेखों का एक समूह है जो कुल 8 स्थानों से मिला है। अर्थात 14 बातें जो हैं, मुख्य बातें 14 लाइनों में लिखी गई, और वही 14 बातें 8 जो है दीर्घ शिलालेखों में उतार दी गई, कॉपी कर दी गई। इसी प्रकार जो है कहा गया कि 14 लेखों का एक समूह है जो कुल 8 स्थानों से मिला है, यानी कुल 8 दीर्घ शिलालेख हैं जिन पर 14 मुख्य बातें, एक ही बातें 14 शिलालेखों पर लिखी गई हैं। उसके बाद साथियों लघु शिलालेख है, हम आगे देखते हैं। दीर्घ शिलालेखों की अगर हम बात करते हैं उन 8 की, तो सबसे पहला नाम आता है शहबाजगढ़ी का शिलालेख, जो कि पेशावर जिला में है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। फिर मानसेहरा शिलालेख देखने को मिलता है, जो कि हजारा जिला पाकिस्तान में है। धौली शिलालेख की बात करें तो पुरी जिला उड़ीसा में है। जौगढ़ शिलालेख की बात करें तो गंजाम जिला उड़ीसा में है। एर्रगुडी जिला शिलालेख की बात करें तो कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में है। सुपारा शिलालेख की बात करें तो साथियों थाने जिला महाराष्ट्र में है। गिरनार और शिलालेख की बात करें तो यह जूनागढ़ जिला गुजरात में देखने को मिलता है। और कालसी जो शिलालेख है यह देहरादून में हमें देखने को मिलता है। तो ये 8 शिलालेख हैं साथियों। इन 8 शिलालेखों पर दीर्घ शिलालेख हैं, इन पर 14 जो बातों का एक संकलन का समूह है, उसी 14 बातों को इन 8 शिलालेखों में उतारा गया है और देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लगा दिया गया था, ताकि इससे धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। आगे बात करते हैं साथियों दीर्घ शिलालेख की मुख्य बातें जो इन पर लिखी हैं। धौली और जौगढ़ शिलालेख पर 11, 12, 13वें समूह का लेख नहीं मिला, इसीलिए इनको पृथक कलिंग प्रज्ञापन लेख कहा गया है। प्रथम लेख की बात करते हैं साथियों जो उस पर लिखा है, तो पहला लेख लिखा है पशु हत्या या जीव हत्या पर निषेध। दूसरा लेख लिखा है चोल, चेर, पांड्य, सतीय पुत्र और ताम्रपाणी राज्य का उल्लेख हमें उस दूसरे लेख में मिलता है। इसी में मानव व पशु चिकित्सा का उल्लेख भी मिलता है। तीसरे लेख की बात करें तो युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। युक्त यानी प्रदेश, रज्जुक जिला, और प्रादेशिक यानी कि जो है प्रदेश के मुखिया, इन सब की जानकारी, मतलब कि प्रशासन के रूप में जो देश है, राज्य है, उसका जो विभाजन है वह देखने को मिलता है छोटी छोटी इकाइयों में। चौथे लेख में साथियों हमें थेरी घोष धम्म घोष में बदल गया है, यह देखने को मिलता है। थेरी घोष यानी युद्ध प्रणाली, धम्म घोष यानी कि धर्म के प्रणाली में जो है बदल गया है, देखने को मिलता है। पांचवा लेख है धम्म महापात्र का उल्लेख। छठवां लेख है प्रतिवेदक का उल्लेख। सातवां लेख देखने को मिलता है धम्म यात्रा की शुरुआत। 11वां लेख जो हमें मुख्य देखने को मिलता है धम्म नीति का वर्णन है। 12वें लेख में साथियों धार्मिक सहिष्णुता की नीति बताई गई है, धार्मिक सहिष्णुता यानी कि सर्वधर्म संभाव। 13वां लेख जो है हमें कलिंग युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। तो यह 13 ये मुख्य लेख जो उस पर लिखे गए हैं उन्हें बताया गया है। आगे साथियों बात करते हैं लघु शिलालेख की। लघु शिलालेख की अगर हम बात करें तो यह इसमें जो अभिलेख हैं, सबसे पहला नाम आता है मास्की अभिलेख का। मास्की अभिलेख हमें कर्नाटक से देखने को मिलता है। इसमें जो है बुद्ध शाक्य के बारे में बताया गया है। दूसरा जो अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख, यह दतिया जिला एमपी यानी मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है। इसमें अशोक का नाम देखने को मिलता है। तीसरा अभिलेख है नेतुर अभिलेख, यह मैसूर से प्राप्त हुआ है। इसमें जो है अशोक का नाम देखने को मिलता है। चौथा अभिलेख है उलेगोड्यू। उलेगोड्डे में जो है बेल्लारी कर्नाटक में मिला है। यह बेल्लारी कर्नाटक में जो अभिलेख मिला इसमें भी हमें अशोक का नाम देखने को मिलता है। पांचवा है साथियों रूपनाथ अभिलेख, यह जबलपुर में स्थित है, इसके बारे में कुछ खास बात नहीं है। फिर आता है सहसाराम जो कि शाहाबाद बिहार में मिलता है।
फिर आता है साथियों भापरू वैराट अभिलेख जयपुर से मिला है। इसमें जो है प्रियदर्शी शब्द जो है अशोक के लिए प्रयोग मिला है साथियों। उसके बाद बात करते हैं अब हम स्तंभ लेखों की। तो स्तंभ लेख जो है बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में बटे हैं। बृहद स्तंभ लेख की बात करें तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, लौरिया अराज चंपारण स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में है स्तंभ लेख यह मिला है। रामपुरवा जो चंपारण में है स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, यह 6 मुख्य स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं जो कि बृहद स्तंभ लेख हैं। अगर हम लघु स्तंभ लेखों की बात करें तो सांची स्तंभ लेख, सारनाथ स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख, रुम्मिनदेई लेख और निगाली सागर जो है, यह 5 मुख्य लघु स्तंभ लेख हमें देखने को मिलते हैं साथियों। आगे हम बात करते हैं बृहद स्तंभ लेख की मुख्य बातों की। अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कुल 7 बृहद स्तंभ लेख हैं जो 6 स्थानों से मिले हैं। आगे हम बात करते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो 6 स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेखों की जानकारी लेते हैं। तो प्रमुख लेख जो इसमें है, पहले में धम्म के अनुसार शासन करना, दूसरा है द्वितीय लेख यानी कि धम्म क्या है, तीसरा है तृतीय लेख यानी आत्म परीक्षण निंदन की बात की है इसमें। चतुर्थ लेख में जो है मौत की सजा प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की मोहलत, इसके बारे में बताया गया है। 5वें लेख में जीववध वर्जित है, इसे बताया गया है। 6वें लेख में बताया गया है सभी संप्रदायों की वृद्धि की हो। 7वें अभिलेख में बताया गया है कल्याणकारी कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ये साथियों स्तंभ लेख हैं जो कि 7 रूप में मिले हैं। आगे अब हम बात करते हैं गुहा लेख की। तो सभी गुहा लेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। जो है बराबर की पहाड़ी बिहार में जो हमें देखने को मिलती हैं गुहा लेख, वो है सुदामा गुफा और कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। यह 3 जो है बराबर की गुफा बिहार में देखने को हमें मिलती है। इन तीनों गुफाओं की दीवारों पर जो है ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में कुछ चीज़ें उकेर कर लिखी गई हैं जिन्हें जो है गुहा लेख कहा जाता है। दूसरा हम बात करते हैं साथियों दशरथ यानी नागार्जुनी पहाड़ी की। तो यहाँ पर गोपी गुफा, वडैका गुफा, लोमरसरी गुफा, यह 3 प्रमुख गुफा हैं जिस पर जो है हमें लेख देखने को मिलता है। तो साथियों उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज का क्लास हम इतने पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल साथियों नए वीडियो में नए ऊर्जा उत्साह के साथ, नए टॉपिक के साथ। बने रहिए साथियों कुंवर स्टडी के साथ। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपका एक एक करके एक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करने का वादा करता हूँ साथियों। मिलते हैं कल नए वीडियो में। लगे रहिए साथियों देश सेवा में। जय हिंद, जय भारत।